IBN 7 हौसला है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दस्तारबंदी का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो इस पूरे मामले पर विवादों को जन्म देते हैं। इनमें से कई विवादों के लिए खुद इमाम अहमद बुखारी जिम्मेदार हैं, तो कुछ के लिए परंपरा के नाम पर दी जाने वाली दुहाई, देश और दुनिया के मेहमानों को न्योता देने और उनके आने और ना आने को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं। क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। जामा मस्जिद तैयार, मंच तैयार, रोशनी का हो गया है इंतजाम और अब इंतजार है सही वक्त का। सही वक्त यानी मगरिब की नमाज का वक्त। इसके बाद शुरू होगी नायब इमाम की दस्तारबंदी और ईशा की नमाज तक चलेगा ये कार्यक्रम। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी आज अपने बेटे शाबान बुखारी को नायब इमाम बनाने वाले हैं और दस्तारबंदी समारोह के लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज करीबन तैयार है, लाइट्स वगैरह लगा दी गई हैं, प्रेस इंक्लोजर बना दिया गया है। हमें बताया गया है कि हजारों लोग इस समारोह में हिस्सा लेंगे और एक गेट जामा मस्जिद का, जो कि गेट नंबर 3 है, वो वीआईपी लोगों के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि मगरिब की नमाज के बाद, जो कि करीब 5:30 बजे होगी, उसके बाद ये समारोह होगा। और सन 2000 के बाद पहली बार जामा मस्जिद में इस तरह का कोई समारोह हो रहा है। सन 2000 में इस वक्त जो शाही इमाम हैं अहमद बुखारी, उनको इमाम बनाया गया था जामा मस्जिद का। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जामा मस्जिद में दस्तारबंदी का रास्ता भले ही साफ हो गया हो, लेकिन विवादों से इस कार्यक्रम का पीछा नहीं छूट रहा। विवादों का ही असर है कि सोनिया गांधी ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी आने से मना कर दिया है, जबकि इन दोनों नेताओं को दस्तारबंदी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया था। खास बात यह है कि देश दुनिया के कई खास मेहमानों को तो न्योता भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें नहीं बुलाया गया। इसी के बाद विवाद की शुरुआत हुई। दस्तारबंदी कार्यक्रम में इमाम अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी को नया उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। ये उसी तरह है जिस तरह की एक राजा अपने बेटे को गद्दी सौंपने की घोषणा करता है। बुखारी के इस कदम पर कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि इमाम का बेटा ही क्यों बने नायब इमाम? इस परंपरा को क्यों ढोया जाना चाहिए? क्या बुखारी परिवार के बाहर का शख्स काबिल नहीं हो सकता? आखिर इस परंपरा को तोड़ने में हिचक क्यों? अहमद बुखारी के इस निजी कार्यक्रम को कानूनी मान्यता नहीं है। इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट पे घसीटा गया, लेकिन कोर्ट ने दस्तारबंदी पर रोक लगाने से मना कर दिया। ये दस्तारबंदी एक मजहबी तकरीब है और इसमें कोई सियासी शख्सियत को दावत नहीं है। यहाँ जितने भी हजरात मौजूद होंगे सब जो हैं वो रिलीजियस पर्सनालिटीज होंगे। अच्छा, कल के कोर्ट के फैसले से काफी वो मिला होगा ना, खुशी के एक मौका भी था खुशी का, और उसके बाद कल के फैसले से भी चीजें यकीनन हम मुंतजिर थे और जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है हम उसका एहतराम भी करते हैं और खैर मकदम भी करते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि दस्तारबंदी को कानूनी मान्यता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पार्टियों को नोटिस भेजा है। सभी दलों से हलफनामा दायर कर अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। इसके बाद ही दस्तारबंदी की कानूनी मान्यता के बारे में कुछ साफ हो पाएगा। केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड इस दस्तारबंदी को गैर कानूनी बता रहे हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही साफ होगा कि दस्तारबंदी का ये कार्यक्रम कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और आपको बताते हैं, इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं और इसी के साथ आपको बताते हैं हमारे सहयोगी सैयद सुहेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। और सबसे पहले सुहेल, आप पर ही आना चाहूंगे और जानना चाहूंगे कि वहां से अभी क्या लाइव अपडेट आप हमें दे सकते हैं? क्या वहां पे जितने भी लोग मौजूद हैं वो फिलहाल इस फैसले से खुश दिखते हैं आपको? जी तेजस्वी, जैसे आप पहले मैं आपको अपने पीछे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं। हमारे पीछे सारी तैयारियां हो चुकी हैं और स्टेज पे लोग भी बैठ गए हैं। वो दस्तार जो बांधा जाना है, जो साफा बांधा जाने वाला है, वो भी बीच में लाके रख दिया गया है। आप देख पाएंगे
एक टेबल पे वो रखा हुआ है, वो दस्तार, वो कपड़ा है जो सर पे बांधा जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, देखिए रिहायशी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो इस प्रथा को बहुत मानते हैं, वो इस परंपरा को मानते हैं और उनका मानना है कि जो फैसला किया गया है, जो फैसला हो रहा है, जिस तरह से नायब इमाम बनाया जा रहा है शाबान को, वो बिल्कुल ठीक है। तेजस्वी। बिल्कुल सैयद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बीच बीच में आते रहेंगे, वहां से तमाम अपडेट लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच सबसे पहले हम यहाँ पे रुक करते हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर हारिस नदीम का। नदीम साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किस परंपरा की दुहाई दी जा रही है और किस तरह से इस दस्तार बंदी को, जहाँ पे आप अनॉइंट करेंगे अपना उत्तराधिकारी को, उसको सही बताया जा रहा है? असल बात यह है कि ये तारीखी तौर पर एक सिलसिला चला आ रहा है। शरई तौर पर इसकी कोई हकीकत नहीं, यानी शरीयत में इसका कोई मिजाज नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। शरई तौर पर तो जो जिस जगह का हकदार है उसको उस पर आना चाहिए, उस मनसब को उसका लेना चाहिए। हाँ। लेकिन चूंकि ये एक सिलसिला एक अरसे से चला आ रहा है, इसलिए इसको इसी तरह कायम रखा हुआ है और आवाम चूंकि एक जामा मस्जिद होने की हैसियत से, एक शाही मस्जिद होने की हैसियत से मुसलमान इससे बहुत ज्यादा करीब है, तो यहाँ का ये सिलसिला एक पुररौनक तौर पर होना ही चाहिए था। ये अलग बात है कि इसमें तो वक्त से इजाज़त कहते हैं कि ये सिलसिला चला आ रहा है, एक परंपरा है, तो इसलिए उस परंपरा के तहत ये जायज है होना। अजय जी, आप याचिका करता हैं, कौन से वो कानूनी पहलू हैं जिसको आप यहाँ पे मार्क कर कर इसे गलत बताते हैं? देखिए, पहले तो शरीयत की ही बात करता हूँ, ठीक है। शरीयत के अंदर भी साफ लिखा है कि अगर एक इमाम के लिए 4 लोग आ जाते हैं तो चारों को पहले उनके जो हाफिज होने पे, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा, उनकी जानकारी कहती है, उन चारों में आपस में कंपटीशन होता है और उसमें भी अगर मैच टाई, उसमें भी टाई हो जाए और चारों इक्वल हो तो उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको अपॉइंट किया जाता है। ये तो शरीयत की बात है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जो हेरिडेटरी इमामशिप है वो जायज नहीं है, ना शरीयत के हिसाब से ना कानून के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा कि हेरिडेटरी होने से इससे गलत संदेश जाता है, क्योंकि इमाम होने के लिए खास तरीके की काबिलियत चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 1976 के अंदर ही इस विवाद को खत्म कर दिया कि हेरिडेटरी इमामशिप जायज नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वक्फ की, सीधी बात वक्फ का। देखिए, पहली बात, जो जामा मस्जिद है वो हिंदू की नहीं है, मुसलमान की नहीं है, वो इस राष्ट्र की धरोहर है। उसको 350 साल पुरानी जो मस्जिद है, 400 साल पुरानी मस्जिद, वो इस देश की अमानत है। बहुत पूरी दुनिया के अंदर उस मस्जिद का नाम है, वो एक राष्ट्रीय स्मारक है और उस राष्ट्रीय स्मारक का जो इस्तेमाल अपने पर्सनल गेन के लिए और पॉलिटिकल गेन के लिए जिस तरीके से होता आ रहा है, उन सब चीजों को हमने कोर्ट में संज्ञान के लाया। बिल्कुल, और 1995 का वक्फ एक्ट साफ साफ कहता है कि जहां तक प्रोटेक्शन की बात है, जहां तक इसके संचालन की, मैनेजमेंट की, रेगुलेशन की बात है, ये वक्फ बोर्ड को आप संज्ञान में लेते हुए ही इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। राणा परवीन जी, आप पर आना चाहूंगी, आपके लिहाज से गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि इमाम साहब को ये अनाउंसमेंट करने का राइट नहीं है कि वो किसी को अपॉइंट कर रहे हैं। ये राइट किसका है? वक्फ बोर्ड? ये राइट वक्फ बोर्ड का है, वो ही अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि एक्ट में जो प्रोविजन है, हम तो एक्ट के हिसाब से ही चलेंगे, कानून के हिसाब से ही उनको चलना है। और उन्हें मालूम है इस बात का कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो उनकी एक ख्वाहिश तो हो सकती है, इंटेंशन हो सकती है उनकी सब लोगों को बताने की कि देखिए आप, मेरे बाद ये मेरा बच्चा जो है ये होगा, या मेरे बाद क्या मेरी लाइफ टाइम में नायब इमाम ये बनेगा और मैं इसको बनाना चाहता हूँ। लेकिन ख्वाहिश होना और एक्चुअली उसको जिस डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट करना है वो उसको माने न माने, ये वक्फ बोर्ड की मर्जी है, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका कैरेक्टर, उनकी और चीजें, और लोगों की भी एप्लीकेशंस आ सकेगी हेरिडेटरी जी। लेकिन जब कोर्ट ने अपने ये बात कही कि ये इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है, इसलिए कोर्ट दखल नहीं करेगा, लेकिन जवाब आप सबसे मांगा गया है जी। वक्फ बोर्ड से खास तौर पे ये जवाब मांगा गया कि वक्फ बोर्ड ने पूरी तरीके से जो इसका पूरा संचालन था या जो अर्निंग्स थी वो आपने क्यों छोड़ा शाही इमाम पे? इतने साल बीत गए, अब क्यों याद आ रहा है वक्फ बोर्ड को? नहीं, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम उनसे अकाउंट फॉर करने के लिए कहा गया, उन्होंने कुछ भेजा भी था हिसाब किताब, वो देखा गया, फिर वो अकाउंट सेक्शन में चला गया, उनको माइन्यूटली सारा देखना था क्या क्या चीज़ है। बहुत सी चीज़ों के प्रूफ नहीं आते हैं, कहने को तो लोग कहते हैं कि ये कलेक्शन हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर हम आपके लिहाज से वक्फ बोर्ड पूरी तरह इन्वॉल्व था जहां तक कि जामा मस्जिद के संचालन की बात थी, वहां के जितने, क्योंकि वहां की जो भी फाइनेंशियल अर्निंग्स थी उसकी देखरेख भी इमाम साहब ही कर रहे थे, तो वक्फ बोर्ड ने तब दखल क्यों नहीं की? तब पिटीशन क्यों नहीं फाइल किया आपने? हमें पिटीशन फाइल करने की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही कॉम्पिटेंट हैं एक्शन लेने के लिए।
तो अगर कोई इस तरह के मिसकंडक्ट में पड़ता है, देखिए तो इमाम का काम सिर्फ नमाज के लिए है और मुतवल्ली होता है वो उसका हिसाब किताब रख सकता है। मुतवल्ली हम है तो हिसाब किताब रखने का या उनसे वहां से जो भी कलेक्शन आए उसको लेने का हक हमारा है। नहीं, क्योंकि ये सवाल मैं नहीं पूछी, ये सवाल आपसे कोर्ट ने पूछा और आपको 28 को इसका जवाब भी देना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। जी बिल्कुल, इनसे हिसाब किताब भी मांगा गया था, उन्होंने हिसाब किताब कुछ भेजा था, अब उसको फिर से दोबारा से स्क्रूटनी करके देखा जाएगा कि लेकिन अभी तक आपके लिहाज से इतने सालों में 2000 से कोई मिसकंडक्ट या कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं रही है? मिसकंडक्ट तो इस बात को कह सकते हैं कि आपकी एक अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मैं अपॉइंट करता हूं। आप ये कहिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद या मेरी लाइफ टाइम में मेरा लड़का नायब इमाम हो, ये तो कहना ठीक है, लेकिन ये एक गलत बात है कि आप ये कहें कि जी मैं अपॉइंट कर रहा हूँ। अपॉइंटमेंट की तो पावर आपके पास है ही नहीं, वो तो वक्फ एक्ट के जरिए हम लोगों को दी गई है, वक्फ बोर्ड को। अब जिसकी भी एप्लीकेशन आएंगी वो कंसीडर की जाएंगी। हेरिडिटरी इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये कहें कि जी हमारे बाद हमारा बेटा, तो नॉट नेसेसरली आपका राइट नहीं क्रिएट हो गया कि अगर आप हैं तो आपके बाद आपका बेटा बनेगा। बिल्कुल, और ये आपने अपनी पिटीशन में भी मेंशन किया, 3 पिटीशन जो फाइल हुई है उसमें साफ तौर पे कहा है कि इमाम की नियुक्ति किसी भी तरीके से हेरिडिटरी नहीं है। खाली बात सिर्फ इमाम की नियुक्ति का और उस मस्जिद का नहीं है, सवाल है कि इमाम का क्या रोल है और उस मस्जिद का क्या रोल है। जी मैं उसी पे आ रही हूँ डॉक्टर नदीम, क्योंकि एक बहुत बड़ा पद है, आपको पूरी मस्जिद चलानी होती है, आप खुतबे पढ़ते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है आप उसको अपने धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म की रक्षा करने का दायित्व आप पे है। दूसरे देशों में तो यहाँ तक आपसी मसले होते हैं, उनके लिए भी कोर्ट की तरह काम करते हैं इमाम साहब, जहाँ पे आप जाके अपने मसले सुलझाते हैं। तो कोई छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है और धर्म की साख से भी जुड़ा हुआ पद है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जब इतना बड़ा फैसला हो रहा था तो सलाह मशवरा कर लेते आप? असल में सबसे पहली बुनियाद तो गलती वक्फ की है, जिसको सबसे पहले इस पर सवाल उठाना चाहिए था। तो अब चलिए, अब तो उठा रहे हैं ना सवाल। वक्फ बोर्ड ने नहीं उठाया सवाल, और ये चीज यही नहीं कहाँ नहीं उठाया, उठा तो रहा है वक्फ बोर्ड सवाल। कब उठा रहा है? अब उठा तो रहा है, अब उठा रहा है ना। पिटीशन तो फाइल पहले हो गई ना कोर्ट में। देखिए कोर्ट तक ने ये कह दिया कि पर्सनल है उनका, तो हम कैसे और कोर्ट तक ने ये भी कहा, अपनी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि ये कोई कानूनी मामला नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा कि वक्फ बोर्ड को जरूर यहाँ पे नॉलेज में लेकर, उसको संज्ञान में लेकर फैसला आगे हो जो भी हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब कम से कम आप वक्फ बोर्ड से बात करें, सलाह मशवरा करें? करना चाहिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ एक बुनियादी चीज वो ये है कि ये जो आपने बात कही है कि इतना बड़ा मकाम, ये मकाम खाली जामा मस्जिद का नहीं बल्कि हर बड़े मदरसे या हर बड़े खानका या हर बड़ी जगहों पर जो दरगाह है वहाँ है, होना चाहिए। हाँ। कि वहाँ पर उसी जगह, ये सारा जो बिगाड़ हमारे यहाँ पैदा हुआ है ये आज तक इसीलिए पैदा हुआ है कि बाप की जगह बेटा बैठ गया और वो अहल है या ना अहल, और उसने उसको माफ करिए मैं आप पर वापस आ रही हूँ, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस डिस्कशन के साथ साथ दूसरी तरफ देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें जो कि हमें जामा मस्जिद से मिल रही हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं शाही इमाम और उनके साथ उनके बेटे शनाब को, जिनको नायब इमाम बनाया जाएगा। शाही इमाम शाही बुखारी ये कह चुके हैं और उसी के चलते यहाँ पे दस्तारबंदी की ये जो सेरेमनी की तस्वीरें हम आपको लगातार सीधी दिखा रहे हैं जामा मस्जिद से। लेकिन सवाल आज यही बड़ा है कि इमाम का बेटा ही इमाम क्यों बने? डॉक्टर नदीम आप अपनी जी मैं वही कह रहा था कि ये बिगाड़ खाली जामा मस्जिद का नहीं है बल्कि हर खानका, हर दरगाह, हर बड़े मदरसे के अंदर ये बिगाड़ इसीलिए पैदा हुआ कि उनकी गद्दी पर वो बैठा है जो उसका अहल नहीं है। चाहे वो हज़रत निजामुद्दीन को देखिए, कहीं और को देखिए, इन जगहों की तालीमात वो नहीं है जो आज आ रही है सामने। हाँ तो नहीं है, वो तो हम सब भी कह रहे हैं ना। नहीं है। हाँ। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि आज एक जगह अगर आपको नजर आती है उंगली रखने के लिए, आप वहां के लिए शोर मचाते हैं। आप वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, खानकाएं भी उसके मातहत आती हैं, दरगाहें भी उसके मातहत आती हैं, दूसरी चीजें भी उसके मातहत आती हैं, वो उस पर क्यों नहीं नजर रखती? वहाँ क्यों सब कुछ होता रहता है? सही बात है, ये भी एक अलग मसला है, वक्फ बोर्ड से ये सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जामा मस्जिद के जहां तक इमाम की नियुक्ति की बात है, क्यों आपको लगता है कि अगर आप सलाह मशवरा कर लेते कंसेंसस बन जाता? हो सकता है कि वक्फ बोर्ड भी हामी भर देता कि हाँ भाई शाही इमाम के जो बेटे हैं, क्योंकि परंपरा चल रही है तो उन्हीं को नियुक्त किया जाए नायब इमाम। हो सकता है वो भी यही कहते हैं। अब सवाल आप पर इसलिए उठ रहे क्योंकि आपने पूछा नहीं, तो आप सलाह मशवरा कर लेते ना। ये तो सवाल है, क्यों नहीं पूछने की जरूरत समझी आपने? ये तो इस्लाम का एक पहली बुनियाद है। कुरान पाक में साफ है, नुशाविरुम फिल अम्र, किसी भी काम से पहले अपने बाहमी और बड़े लोगों से मशवरा करें। ये इन्हें मशवरा करना चाहिए था।
अगर नहीं कहा तो ये इनकी भूल है जो इन्होंने की है, इसको करना चाहिए था और अब भी नहीं करा तो अब भी वक्फ बोर्ड से सुलह मशवरा कर वक्त आने से पहले इसको फैसला करें। डॉक्टर नदीम, आपको मैं ऑन रिकॉर्ड ले रही हूँ, आप ये बात मानते हैं कि शाही इमाम साहब यहाँ पे मसाला मशवरा कर सकते थे? कर सकते थे और करने की जरूरत भी है। अब क्योंकि मामला इतना पेचीदा हो गया है, इतना लाइमलाइट में आ गया है, तो अब तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। आप कर लेना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है जो दस्तारबंदी जो हो रही है, मैं आपको एक बहुत क्लियर कर लूं, मैं कोर्ट में था, आपको 3 दिन प्रोसीडिंग चली है, मैं तीनों दिन कोर्ट में था। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से कह दिया कि जो इमाम या नायब इमाम अपॉइंट करने की जो पावर है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। इसीलिए ये जो फंक्शन है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, लीगल तौर पे इसकी कोई अथॉन्टिसिटी नहीं है, इसकी कोई लीगल सेंटिसिटी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर। नहीं, फर्दर ऑर्डर नहीं है, मतलब जो इंटरिम ऑर्डर की है, ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है, वो बाकी के इश्यूज के लिए है कि ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास इंटरिम ऑर्डर तो पास ही नहीं किया। इसको टेक ओवर करे। अजय जी, इंटरिम ऑर्डर तो पास ही नहीं किया है कोर्ट ने, पर हाँ कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर आगे जाके कोई भी यहाँ पे चेंजेस होते हैं तो फिर शाही इमाम को बातें माननी पड़ेंगी। देखिए यहाँ तो शाही इमाम को ही शाही शब्द को चैलेंज हुआ है, मैं आपको वही तो बात समझाना चाह रहा हूं। हमने ये कहा है कि आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 के अंदर क्लियरली है कि यहाँ पर राजा, महाराजा, रजवाड़े, नवाब, इमाम इत्यादि जो भी जो रॉयल्टी जैसी शब्द हैं वो सारे के सारे संविधान ने खत्म कर दिए। कोई भी इमाम सिर्फ इमाम हो सकता है, शाही नहीं हो सकता। हालांकि शाही शब्द कोई चैलेंज अजय जी नहीं, इसके इतिहास पे मैं जाऊंगी क्योंकि ये शाही जो शब्द आ रहा है इमाम के आगे, ये शाही रॉयल्टी से जुड़ा नहीं है, ये शाही शाहजहां से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास ये बताता है, इस पर मैं आऊंगी। आप पूछिए ना, एक बार पूछिए क्या शाही शब्द है पूरे एक्ट में, कहाँ शाही शब्द लिखा है? उस शाही शब्द का खेल है। पूछूंगी, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल पूछूंगी। मैं इसके बारे में भी उनसे सफाई चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है, कहां से इतिहास शुरू हुआ जिसकी बुनियाद पे आज उन्होंने ये दावा ठोका भी और अपने बेटे को उन्होंने बनाने की बात भी कही। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस बीच आइए हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी सैयद सोहेल का, जो कि लगातार जामा मस्जिद में मौजूद हैं और वहां पर ये जो बड़ा समारोह हो रहा है इसको हम तक पहुंचा रहे हैं लाइव। सैयद, इसके पीछे एक पुराना इतिहास है। जो लोकल्स हैं, आसपास जो रहते हैं, वो ये साफ कहते हैं कि शाहजहां ने जब ये मस्जिद बनवाई थी उस टाइम में, तो उन्होंने एक बुखारी करके जगह थी, वहां से खास करके जो आज के शाही इमाम हैं उनके पूर्वजों में से किसी एक को बुलाया था और कहा था क्योंकि ये मस्जिद मैंने बनवाई है तो अब आगे से इसकी देखरेख आप ही करिए। इसी और आगे भी आने वाले सालों में, पीढ़ियों में आप ही की नस्ल का कोई होगा जो कि आगे इमाम बनेगा। ये पूरी कहानी है। लेकिन सैयद, फर्क बहुत आ गया है, हम नए जमाने में रह रहे हैं, हमें लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से भी चलना होता है। लोग कौन सी थ्योरी को बाय करने को यहाँ पे राजी है? वक्त हो चुका है। सबसे पहले तेजस्वी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि स्टेज पे अभी शाबान बुखारी भी आ गए हैं और इमाम साहब भी आ गए हैं, अहमद बुखारी। तो मैं आपको वो विजुअल दिखा रहा हूँ और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि बुखारा से बुलाया था शाहजहां ने जो अब्दुल गफूर साहब थे, जो इनके सबसे पहले इमाम थे जामा मस्जिद के। अब यहाँ के लोग, मैं जामा मस्जिद के एरिया की बात अगर करूँ और मुसलमानों की अगर मैं बात करूँ तो वाकई वो इस बात को मानते हैं कि शाहजहां ने इन लोगों को हमेशा के लिए इस मस्जिद का इमाम बनाया है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट्स इसके क्या है वो कोर्ट में जैसे डिस्कस हो रहा है कि शाही इमाम का क्या मतलब है। अब जब शाही खानदान ही नहीं रहे तो शाही इमाम किस बात के हुए, ये सारे लीगल एस्पेक्ट्स हैं। और मैंने कुछ लोगों से बात करी थी अपनी एक स्टोरी के सिलसिले में, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि कुछ किताबों में, मिडीवल किताबों में ये बात मेंशन है कि शाहजहां ने इन लोगों को हमेशा के लिए इस मस्जिद का इमाम बनाया। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को बिल्कुल नकारा है। तेजस्वी? बिल्कुल सैयद, और इसीलिए शायद कोर्ट ने यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी जवाब मांगा है ताकि वो इतिहास में जा सके और ये बता सके कि हुआ क्या था और उस इतिहास की अहमियत आज के जमाने में कितनी है। यहाँ पे साफ बात है, हम आपकी हर बात मानते हैं डॉक्टर नदीम, लेकिन जैसा आपने भी बोला, सवाल ये बहुत बड़ा है कि अगर इतनी बड़ी बात हो ही रही थी तो सलाह मशवरा तो कर ही लेना चाहिए था। दूसरी बात ये, इमाम के जहाँ तक फंक्शंस की बात है और जितने बड़े वो पद पर बैठे हैं उसको लेकर भी इतनी जल्दी ये फैसला और अपने ही बेटे को उत्तराधिकारी बना देना, सवाल उठेंगे। आज क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो सेरेमनी हो रही है इसको रोक देते, टाल देते, पहले वक्फ बोर्ड से बात कर लेते, 28 जनवरी का इंतजार कर लेते? नहीं, उसमें तो ऐसा है ना, जो उन्होंने एक वक्त रख दिया था और पूरी तरफ उसका ऐलान भी हो चुका था, तो 28 जनवरी के लिए वो क्यों रख देते? साहब, ऐसा कौन सा ऐलान हो गया था? बहुत समय था जब से ये पूरा मसला चल रहा है। आप चाहते, और कोर्ट की रूलिंग आ गई है, आपसे जवाब मांग रहा है कोर्ट 28 तक के लिए। हाँ, तो वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे इतने, उसके बाद वो आराम से जवाब देते रहेंगे। वो क्यों रोके अपने काम को? जब कोर्ट ने इजाजत दे दी
और उस पर रोक नहीं लगाई तो उनको काम रोकने की क्या जरूरत है? द स्टेट इज गवर्न बाय पर इलीगल भी तो बताया ना, कोई मान्यता भी नहीं मिल पाई। अजय जी, द स्टेट इज गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। एक ही कंट्री में दो रूल नहीं हो सकते। मैं सीधी बात कहता हूं, बात मंदिर मस्जिद की नहीं है। एक देश का नागरिक होने के नाते मैं कहता हूं, जब वहां पर अपॉइंट करने की उनकी पावर ही नहीं है, इमाम जो है इट सेल्फ ए एम्प्लॉय ऑफ वक्फ बोर्ड, तो एक एम्प्लॉय बिना अपने एम्प्लॉयर की कंसर्न के अपनी एम्प्लॉयमेंट कैसे ट्रांसफर करता है? दिस इज ऑल इलीगल। कोर्ट ने उसको इसलिए कहा है कि इसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि वो परिवार वहां पर 100 साल से रहता आया है। इसलिए अगर वो कोई फंक्शन कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है चंडोक जी, जैसे अभी दिल्ली के अंदर लाल किला है। कल को मैं आपको कहूं कि मैं आपको उस लाल किले का बादशाह घोषित कर देता हूं, लेकिन संविधान में और एक्ट में, कानून में उसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो क्या उसको मान्यता दी जाएगी? अजय जी, बिल्कुल हम भी यही सवाल उठा रहे हैं। और सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा मसला ये बन चुका था तो शायद यहाँ पे 28 जनवरी तक का इंतजार हो सकता था। सलाह मशवरे की बात जहां तक है तो यहाँ पे डॉक्टर नदीम खुद मानते हैं इस बात को कि शाही इमाम साहब यहाँ पे सलाह मशवरा कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड जो कि जाहिर तौर पे एम्प्लॉयर है, इमाम उसी का एम्प्लॉय होते हैं, सैलरी बाकायदा मिलती है वक्फ बोर्ड से। अगर यहाँ पे सलाह मशवरा हो जाता तो शायद आज हम सब भी इस बड़े मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे होते, ये मुद्दा ही नहीं होता। आप सभी यहाँ पे आजादी के बाद कानून है और उसको उनको बिल्कुल, फॉलो और करना ये हमें चाहिए। समझना वो होगा भी कि- इस मुल्क के शहरी हैं और उनकी नॉलेज में है ये बात बिल्कुल। के एक्ट के हिसाब से ही अपॉइंटमेंट होते हैं, तो फिर ये बातों को करना बिल्कुल, नामुनासिब। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ लैंड तो मानना ही पड़ेगा। और वक्फ एक्ट साफ साफ कहता है कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को आपको यहाँ पे नजर में रखना होगा जब भी कोई आप ऐसा बड़ा फैसला लेते हैं, खास करके अगर यहाँ पे इमाम के अपॉइंटमेंट की बात है। 28 जनवरी को बहरहाल क्या होता है हमारी नजर तब भी बनी रहेगी। आप देखते रहिए IBN 7।